नमस्कार बच्चों। आज हम देख रहे हैं बॉटनी का टेस्ट नंबर 2। ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है सियानोबैक्टीरिया आर। तो सियानोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है। इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये जो है ये आंसर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ अलग अलग बता रखा है। ठीक है, ऑप्शन में। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है? एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी कि उसमें आ गया है फ्रेश वाटर वाला भी और मैराइन वाटर वाला भी। ठीक है। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है सियानोबैक्टीरिया। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें फोर्थ वाला। ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है वो है फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो फंजाई को हम क्लासिफाई करते हैं, एक क्लास होती है पहली वाली, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद सेकंड आती है एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ वाली क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन सभी को क्लासिफाई हम किसके बेसिस पे करते हैं? माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करते हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे करते हैं और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस पर करते हैं। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही सही है, यानी कि फोर्थ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाई एटम्स। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन में लिखा रहता है ना कि इनकरेक्ट, ऑड वन आउट, इनको आप अच्छे से मार्क किया करो। ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट बता रखा है डाई एटम सेल वॉल मे बी इन इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। तो जो डायटम होता है उसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी हुई होती है। तो ये वाला पॉइंट सही है आपका। सेकंड आता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ शेल्स फिट टाइटली टुगेदर। तो देखो जैसे एक साबुन की डिब्बी होती है ना, इस तरीके से। तो ये जो दो बॉक्स हैं ये आपस में टाइटली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और इनके ऊपर डिपोजिशन होता है सिलिका का। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी सही है। थर्ड बता रखा है डायटम इज अ क्राइजोफाइट। तो ये क्राइजोफाइट की कैटेगरी में आता है, ये सही है आपका। और जो फोर्थ है पॉइंट, दैट इज डायटम इज मल्टी फ्लैजिलेट। तो देखिए जो डायटम है इस बेचारे के पास देखो एक सोप जो होता है ना, साबुन की डिब्बी, उस तरीके का इसके पास स्ट्रक्चर है। और इनके पास कोई फ्लैजिला तो है नहीं भाई जिससे वो मूव कर सके। जिस तरह पानी का बहाव जाएगा उसी तरह ये डायटम्स भी मूव करते जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली पैसिवली फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। तो डायटम जो है उसके पास फ्लैजिला ही नहीं होता है। और इस फोर्थ वाले ऑप्शन बता रखा है कि डायटम मल्टी फ्लैजिलेट है। तो ये वाला गलत हो गया ना इसका, ये गलत बता रखा है डायटम के बारे में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ वाला, क्योंकि हमको इसमें इनकरेक्ट वाला ही चूज करना था। नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव। तो देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स, नाम में ही देखो क्या लिखा है, डाई मतलब दो। ठीक है। और फ्लैजिलेट्स यानी कि फ्लैजिला। तो जिनके पास दो फ्लैजिला हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलेंगे। यानी इन ऑर्गेनिजम्स के पास दो फ्लैजिला है। लेकिन देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में क्या बता रखा है? सिंगल फ्लैजिलम। ये जो यहाँ पर सिंगल फ्लैजिलम लिखा है यहीं से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है। और जो थर्ड बता रखा है टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है। ये इनकी रिजिड सेल वॉल होती है। एक फ्लैजिला तो ये आएगा। ये कैसा फ्लैजिला है? ये है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। ठीक है। और ये जो वॉल्स हैं इनके बीच में से एक फ्लैजिला आएगा, ये कैसा है? ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है इसमें? थर्ड वाला। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूग्लिना इज ट्रू। अब हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। पहला जो ऑप्शन है उसमें बता रखा है यूग्लिनॉइड्स आर फ्लैजिलेट्स। तो यूग्लिनॉइड्स के पास फ्लैजिला होता है, ये सही बात है। एक छोटा सा होता है बिल्कुल, और एक होता है बड़ा सारा। ठीक है। तो फ्लैजिला होता है यूग्लिना के पास, तो ये पॉइंट सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड बता रखा है यूग्लिना प्लेस्ड इन कॉन्टिन्यूस डार्कनेस लूज देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई। तो देखिए जो ये यूग्लिना है ना, इसका एक अच्छा फीचर है कि अगर ये धूप में प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास सनलाइट आ रही है, तो वो पेड़ पौधों की तरह काम करने लगेगा, खुद खाना बनाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको रख दिया जाए एक अंधेरे कमरे में जहाँ पर लाइट तो आती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो यहाँ पर प्लांट की जगह एनिमल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है। यानी कि जब डार्कनेस है, अंधेरा है, तो वहाँ पर एनिमल की तरह काम करेगा, और जहाँ पर लाइट प्रेजेंट है, जहाँ पर धूप आ रही है, वहाँ पर पेड़ पौधों की तरह काम करेगा। ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई डार्कनेस में आ गया और वहाँ पर जाके वो मर गया, ठीक है, मरेगा नहीं, वो जानवरों की तरह अपना खाने का इंतजाम कर लेगा, ठीक है। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है वो गलत बता रखा है। नेक्स्ट है द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो जो पिगमेंट्स ग्रीन प्लांट्स के पास होते हैं वही सेम पिगमेंट्स यूग्लिना के पास भी होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा मोड़ा भी फ़र्क नहीं होता उसमें। तो यहाँ पर जो बता रखा है ना, एक वर्ड यहाँ लिख रखा है क्वाइट डिफरेंट, तो थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होता, तो ये गलत पॉइंट आपका, थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है यूग्लिना इज़ मैराइन प्रोटिस्ट। तो जो यूग्लिना है वो फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट है, ना कि मैराइन। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अगला सवाल है ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन। तो जिनको हम मिथेनोजेंस के नाम से जानते हैं, ये कौन से किंगडम में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, ठीक है। और मोनेरा में भी कौन सी कैटेगरी में, आर्की बैक्टीरिया में, जो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती हैं। तो जो मिथेनोजेंस हैं वो कैटल यार्ड में पाई जाएंगी और ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें थर्ड वाला। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये सवाल देखिए, सिनोसिटिक हाइफी इज। तो सिनोसिटिक हाइफी कैसी होती है, देखो ये एक हाइफी है, ठीक है, फंजाई की, और इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में कोई भी सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बस ऐसे कॉन्टिन्यूअस है बिल्कुल ही। तो ऐसे हाइफी जिनके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं और उनके बीच में कोई भी सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, उनको कहा जाता है सिनोसिटिक हाइफी। अगर देखिए ये हाइफी है और ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में ऐसे सेपरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। देखो इस डब्बे के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइफी है वो तो मल्टी न्यूक्लिएट है और इसके अंदर सेप्टा भी प्रेजेंट है। ये जो सेपरेशन है ना, ये होता है सेप्टा। तो इस हाइफी को हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफी। और जिस हाइफी में सेप्टा नहीं होता उसको क्या कहा जाता है, एसेप्टेट। तो ये हाइफी कैसा है, एसेप्टेट है, यानी कि सिनोसिटिक हाइफी है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी विदाउट सेप्टे। तो अब देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। देखिए दो सेल है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक सेल के पास न्यूक्लियस है और ये दूसरे सेल का न्यूक्लियस है, ओके। तो अगर ये दो सेल पास आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या फ्यूज़ होगा, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर डिवीजन होता रहेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ है, यानी कि प्लाज्मोगैमी होगी पहले। उसके बाद कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन। जो कैरियो वर्ड है वो न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट होगी इसमें प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, और उसके बाद मियोसिस होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सेकंड वाला। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एस्कोमाइसिटीज। तो पहला पॉइंट बता रखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, कॉप्रोफिलस, दैट इज ग्रोइंग ऑन डंग एंड पैरासिटिक। तो जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रोफिटिक, तो ये सही है। और ये डिकम्पोजर भी होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, यानी कि गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं। नेक्स्ट है, इंक्लूड्स यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल इज यीस्ट एंड मल्टी सेलुलर फॉर्म्स। तो ये भी सही है क्योंकि एस्कोमाइसिटीज़ में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों फॉर्म्स देखे जाते हैं। और थर्ड है, माइसीलियम इज सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक अभी हमने पढ़ा था कि जो हाइफी है उसके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं और उनके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे हाइफी को कहा जाता है सिनोसिटिक। लेकिन जो एस्कोमाइसिटीज़ हैं उनके अंदर माइसीलियम होगा ब्रांच्ड, और साथ ही साथ सेप्टेट होगा, यानी कि सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है। हर एक बॉक्स में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये आपका थर्ड वाला फॉल्स है और हमें इसमें फॉल्स ही ढूंढना था, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला, ठीक है। और जो फोर्थ है उसमें बता रखा है एग्जाम्पल्स एस्कोमाइसिटीज़ के, तो एस्पेरेगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा।
ये तीनों ही एस्कोमाइसीटीज़ के एग्जाम्पल हैं। और जो न्यूरोस्पोरा है, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया है थर्ड वाला। सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज़। तो पहला ऑप्शन बता रखा है, सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो देखो जो फंजाई है, फंजाई का बेसिक फीचर ही क्या है कि वो सैप्रोफाइट्स होंगे और पैरासाइट्स होंगे। तो ये ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के लोग हैं, मेंबर्स हैं, इनका जो मेन काम है वो क्या होता है, मिनरल साइक्लिंग का होता है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी सही है। थर्ड बता रखा है, इनके एग्जाम्पल्स दैट इज अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये करेक्ट एग्जाम्पल्स हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही करेक्ट हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, फोर्थ वाला, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इन 1971 टीओ डायनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। तो 1971 में टीओ डायनर ने एक कुछ ऐसे न्यू इन्फेक्शियस एजेंट खोजे थे जो कि वायरस से छोटे थे साइज में, ठीक है। उनके फीचर्स बता रखे हैं रोमन्स में। पहला आता है इसमें, इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो जैसे गोल होते हैं ना ये आलू, तो लेकिन अगर इनका जो शेप है वो स्पिंडल शेप हो जाए तो इससे क्या होगा कि आलू थोड़े कम क्वांटिटी में बिकेंगे अब। तो इसकी वजह से जो किसान है उसको घाटा हो जाएगा। तो ये जो न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, इन लोगों ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को कॉज किया। नेक्स्ट है, इट इज़ फ्री आरएनए। इनके पास फ्री आरएनए होता है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है आरएनए का वो काफ़ी कम होता है। तो ये सभी किसके फीचर्स हैं, ये सभी फीचर्स हैं वायरॉइड्स के। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका इसमें सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन से वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इन विच वन ऑफ द ऑप्शंस ऑल द फोर पार्ट्स ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। तो देखो ये है डायग्राम हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ए लेबल कर रखा है ये क्या है, हेड है, ठीक है, इस वायरस का सिर है ये। जो बी बता रखा है ये है शीथ, सी है कॉलर और डी क्या है इसके, टेल फाइबर्स। यानी कि आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला। अगले सवाल पे चलते हैं अब। तो देखिए अगला सवाल है, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच विट्टेकर साहब ने दिया था। और उन्होंने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें फर्स्ट वाला। अगला है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में और कॉलम 2 में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, कुछ नाम दे रखे हैं, इनको हमें मैच करना है, ठीक है। तो पहला आता है सैप्रोफिटिक। तो देखिए सैप्रोफिटिक कौन से हैं, सेकंड कॉलम में से। तो इसका आएगा सैप्रोफिटिक का स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। ए का हो गया है फोर्थ। सेकंड है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी किसको कहा जाता है, डेस्मिड्स को कहा जाता है, ठीक है। तो बी का है थर्ड। और मलेरियल पैरासाइट कौन है, मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। और जो डी है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कॉज करी जाती है, दैट इज ट्राइपैनोसोमा की वजह से। तो देखिए ए का है फोर्थ, ठीक है, बी का है थर्ड, सी का है सेकंड और डी का है फर्स्ट वाला। तो आपका सही आंसर जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं अगले सवाल। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीजनिक, ठीक है। और इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला, दैट इज साइनोबैक्टीरिया आर ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजिनेस, ठीक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको हाईलाइट कर लो, नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। जोन से गलत होंगे उनको हमें सेलेक्ट करना है।
तो ए बता रखा है दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, वहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पर भी आर्कीबैक्टीरिया देखे जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी एरिया है, वहाँ पर भी आर्कीबैक्टीरिया देखे जाएंगे। तो एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये तो सही है, ये ट्रू है। जो बी बता रखा है दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स, सॉरी एनिमल्स। तो आर्कीबैक्टीरिया जैसे कि काऊ हो गए, ठीक है, बफेलो, गाय और भैंस के गट में पाए जाते हैं। उसके बाद ये मीथेन को प्रोड्यूस करेंगे। तो मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया हैं, जो कि आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं, ये सभी पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के गट में। तो जो बी ऑप्शन है ये वाला भी सही है, ट्रू है ये। सी बता रखा है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेलुलोजिक सेल वॉल। तो इनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती है, इनके पास होती है नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। तो ये हो गया है गलत, यानी कि नॉट ट्रू। और डी बता रखा है दे इंक्लूड माइकोप्लाज्मा। तो देखियो ये है आर्कीबैक्टीरिया, और जो माइकोप्लाज्मा है वो किस में आता है, यू बैक्टीरिया में आता है, ट्रू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये भी नॉट ट्रू है। ई बता रखा है दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कौन से होते हैं, सियानोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और सियानोबैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया में नहीं आते, वो आते हैं यू बैक्टीरिया में। तो जो ई वाला है ये भी नॉट ट्रू है। तो देखो सी, डी और ई ये हैं नॉट ट्रू, और ए और बी क्या है, ट्रू पॉइंट्स हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला, दैट इज सी, डी एंड ई। अगला सवाल है चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बता रखा है मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स। तो जो मॉरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, ये कैसे मशरूम होते हैं, ये होते हैं एडिबल, जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। तो ये है इनकरेक्ट। सेकंड बता रखा है यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। तो ये सही है, ये जो यीस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जिसको कहा जाता है, ये यूनिसेलुलर है और फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड ऑप्शन पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। तो ये भी सही है। और फोर्थ बता रखा है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो न्यूरोस्पोरा को एक्सपेरिमेंटल फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको एक और टाइटल दे रखा है दैट इज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला ये करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ये इनकरेक्ट है। तो हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला ही सेलेक्ट करना था। अगला सवाल आता है द इन्फेक्शियस सब्सटेंस ऑफ प्रायॉन्स इज। तो प्रायॉन्स में जो इन्फेक्शियस सब्सटेंस है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन की मदद से इन्फेक्शन कॉज होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका फर्स्ट वाला, ओके। तो अगला सवाल आता है सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन। तो जो सिलिएट्स हैं वो बाकी प्रोटोजोन से कैसे डिफरेंट है। तो सिलिएट्स में क्या आएंगे, पैरामीशियम आएगा, ठीक है। तो वो सभी प्रोटोजोन से कैसे अलग है। तो इनके पास जो सिलिएट्स हैं इनके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है बड़ा न्यूक्लियस, एक होता है टिंगा सा न्यूक्लियस। तो जो बड़ा न्यूक्लियस है उसको कहा जाएगा मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और जो छोटा सा है टिंगा सा उसको कहा जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस। तो इस वजह से जो सिलिएट्स हैं वो बाकी के प्रोटोजोन से अलग होते हैं, ठीक है। इनके पास दो न्यूक्लियाई होता है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें आपका फोर्थ वाला, दैट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, एक छोटा और एक बड़ा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है लाइकेंस आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो देखो भाई जो लाइकेंस होते हैं वो SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, गुड SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो ये जो पहला बता रखा है आपका ऑप्शन में ये गलत है। नेक्स्ट आता है लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो ये सही है, अगर कोई जगह बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो वहाँ पर लाइकेंस ग्रो ही नहीं करेंगे, ठीक है। कह देंगे भाई कि नहीं नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पर मैं ग्रो नहीं करूँगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा भाई यहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो शहर है ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेंस इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट।
तो देखिए लाइकेंस में एक पार्ट होता है एल्गी का और दूसरा होता है फंजाई का, ठीक है। तो लाइकेंस में जो एल्गल कंपोनेंट है, एल्गी का जो पार्ट है उसको कहा जाता है फाइकोबायोन्ट और जो फंगल कंपोनेंट है फंजाई का पार्ट उसको कहा जाएगा माइकोबायोन्ट, ठीक है। तो थर्ड वाले ऑप्शन में बता रखा है कि एल्गल कंपोनेंट को कहा जाएगा माइकोबायोन्ट, तो ये गलत है ना, क्योंकि एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ बता रखा है फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेंस इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, तो फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं, ना कि फाइकोबायोन्ट। तो ये फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका इसमें सेकंड वाला। ओके, तो देखिए अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट वाला चूज़ करना है, ठीक है। इसमें तो पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो देखिए जो कैरियोगेमी है उसमें क्या होता है कि दो न्यूक्लियस अगर फ्यूज़ हो रहे हैं ना, तो उसको कहा जाएगा कैरियोगेमी, ना कि टू सेल्स का फ्यूजन, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया आपका गलत। नेक्स्ट आता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो ये सही है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ठीक है, प्लाज्मोगेमी। तो सेकंड वाला आपका सही है। थर्ड देखते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा जो डेड प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर लिविंग की जगह डेड आना चाहिए था, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होती, ठीक है। नेक्स्ट है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ। तो इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को शीथ नहीं कहते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? दे आर सियानोबैक्टीरिया। अब देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें करेक्ट वाला ढूंढना है। तो पहला है सियानोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो जो बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ हेटरोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा आपका। थर्ड बता रखा है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो स्लाइम मोल्ड्स किंगडम मोनेरा में नहीं आते हैं, ये आते हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट भी। और जो फोर्थ ऑप्शन बता रखा है इसमें है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो देखिए ये जो बेचारा माइकोप्लाज्मा जो भाई है इसके पास सेल वॉल तो होती नहीं बेचारे के पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। तो इनमें से प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में कौन कौन आएंगे? बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सभी प्रोकैरियोट में आएंगे और बाकी के सभी किंगडम्स वाले आते हैं यूकैरियोट में, ठीक है। तो देखिए नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम और एनाबिना ये आते हैं मोनेरा में, यानी कि ये सभी क्या है? प्रोकैरियोट। और जो सैक्रोमाइसिस है ये कौन है? ये है हमारा प्यारा सा यीस्ट है और ये आता है फंजाई में। और फंजाई के सभी ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? यूकैरियोट होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला। अगला सवाल है, फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो फंजाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करती है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में भी और हैबिटेट में भी। इसी वजह से इसकी 4 क्लासेस हैं, ठीक है। पहले आती है फाइकोमाइसिटीज़, देन एस्कोमाइसिटीज़, देन बेसिडियोमाइसिटीज़ और फोर्थ वाली है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला करेक्ट है एकदम। और स्टेटमेंट 2 में बता रखा है सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो ये भी सही है, जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं। तो हमारा आंसर आएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके, पहला आपका इसमें सही है। अगला सवाल है असर्शन और रीज़न वाला। तो असर्शन में गिवन है आर्कीबैक्टीरिया आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये सभी हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती है, चाहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो, ठीक है, चाहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, एसिड हो, बेशक कैसा भी एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगी। वहाँ जहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता ना, उधर आर्कीबैक्टीरिया ज़रूर सर्वाइव कर सकती है, इनके पास इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होती है। तो असर्शन है एकदम करेक्ट। अब रीज़न भी देख लेते हैं।
कि भाई ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया सभी हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती है। तो इसका कारण ये है कि जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, ठीक है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सो द रीज़न इज़ इन आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर हाईली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सेल वॉल की वजह से आर्की बैक्टीरिया किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है और इनको कहा जाता है एक्सट्रीमोफिल्स। तो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें फर्स्ट वाला, दैट इज़ इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। आपका इसमें पहला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। तो देखिए अगला सवाल, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमैटिड्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग। तो जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में वो कौन से स्टेज में एक्सचेंज होता है। तो ये होगा प्रोफेज 1 के दौरान, ठीक है। जो मियोसिस 1 होती है ना, उसका जो प्रोफेज 1 है उस टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा और प्रोफेज 1 के भी कौन से वाले स्टेज पे होगा, पैकाइटिन स्टेज पे, ठीक है। तो आपका इसमें करेक्ट है थर्ड ऑप्शन, दैट इज प्रोफेज 1। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेज। तो इंटरफेज कौन सा फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है ना, तो उसमें आएंगे G1 S G2 फेज, ठीक है। और जो M फेज है वो कौन सा फेज होता है, डिवीजन फेज, यानी कि जिस टाइम पे सेल डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, वो स्टेज होता है M फेज। और जो G1 S और G2 आते हैं ये आएंगे इंटरफेज में, जिस टाइम पे सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला, ठीक है, M फेज, कि भाई M फेज जो है वो इंटरफेज का पार्ट नहीं है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोटिक प्रोफेज। तो देखिए माइटोटिक प्रोफेज में जो साइनेप्सिस होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है साइनेप्सिस का ये देखा जाता है मियोसिस में, ना कि माइटोसिस में, ठीक है। फ़र्क होता है, आपको पता ही होगा, मियोसिस माइटोसिस पढ़ा होगा तो आपने, कि जो साइनेप्सिस है ये हमें मियोसिस के प्रोफेज 1 में देखने को मिलेगी, ना कि माइटोटिक प्रोफेज में। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें फोर्थ वाला। अगला है, माइटोसिस इज सीन इन। तो माइटोसिस एपिकल मेरिस्टम में भी देखी जाती है, लेटरल मेरिस्टम में भी और इंटरकैलरी मेरिस्टम में भी देखी जाती है। इसका मतलब है कि जो माइटोसिस है वो सभी मेरिस्टमेटिक सेल्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें आएगा, एप्रोप्रिएट आंसर, दैट इज़ फोर्थ वाला, ऑल मेरिस्टमेटिक सेल्स। अगला सवाल देखिए, इंटरफेस के बारे में बता रखा है। पहला जो ऑप्शन है इसमें बता रखा है इंक्लूड्स कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन ये इंटरफेज में होता है, ऐसा पहले ऑप्शन बता रखा है। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है इनका डिवीजन कब होगा, जब M फेज़ आएगा, ठीक है, यानी कि जब डिवीजन फेज़ आएगा। और जो इंटरफेज होता है इसको कहा जाता है रेस्टिंग फेज़ या फिर प्रिपरेटरी फेज़, ठीक है, जिस टाइम पे सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। तो जो कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस ये इंटरफेज में नहीं होगी, M फेज़ में होगी। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, कॉल्ड रेस्टिंग फेज़, ये सही है कि इंटरफेज को कहा जाता है रेस्टिंग फेज़, इज़ दी प्रिपरेटरी फेज़ फॉर डिवीजन इन विच सेल अंडरगोज ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डर। तो इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए, और प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो सेल है वो खुद को ग्रो करेगा, ठीक है, बड़ा होगा सेल, और DNA का रेप्लिकेशन भी इंटरफेज के दौरान ही होगा, ताकि आगे जाके जो DNA है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो सेकंड वाला आपका सही है ऑप्शन। थर्ड बता रखा है, इज़ द शॉर्टेस्ट फेज इन विच बायोमॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड वेरी फास्ट। तो जो इंटरफेज है वो शॉर्टेस्ट फेज नहीं होता है, सबसे लंबा फेज होता है, ठीक है। जैसे कोई एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एक पूरी साल तक पढ़ाई करोगे ना, और जो एग्ज़ाम है वो तो 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो वैसे ये भी होता है कि एक साल तक जो हमने पढ़ाई करी है वो हमारा क्या है, प्रिपरेटरी फेज़ है। और जो M फेज़ होता है, ठीक है, जो फाइनल फेज़ होता है वो कौन सा फेज़ है हमारा, पेपर देने का, यानी कि 3 घंटे वाला, ठीक है। तो वैसे इसमें भी होता है। तो जो प्रिपरेटरी फेज़ होगा यानी इंटरफेज़ वो
लॉन्गेस्ट फेज होगा, ना कि शॉर्टेस्ट फेज, ठीक है। तो थर्ड वाला भी आपका पॉइंट गलत है। और फोर्थ बता रखा है इंक्लूड्स 5% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो 5% नहीं होता है, इंटरफेस जो है वो 95% पूरे सेल साइकिल का इंक्लूड करता है। पूरी सेल साइकिल का 95% जो टाइम है वो इंटरफेज के दौरान जाएगा, और जो 5% है वो जाएगा एम फेज में, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका? सेकंड वाला, ठीक है ये। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल, विच वन इज़ करेक्ट फॉर जी नॉट स्टेज। तो पहला ऑप्शन है इसमें इट इज़ अ क्वेसेंट स्टेज। तो जी नॉट स्टेज को हम क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं, ये सही है। सेकंड आता है इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप्ड। तो जो सेल साइकिल है वो रुक जाती है इस फेज के अंदर बस, तो ये भी सही है। अगला है जी नॉट सेल्स इन दिस स्टेज डू नॉट ग्रो और प्रोलिफरेट बट मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो जो सेल जी नॉट फेज में होते हैं वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म तो चलता रहता है, लेकिन वो ग्रो नहीं करते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि ये इनएक्टिव फेज होता है, तो ग्रो कैसे करेगा सेल। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, दैट इज जी नॉट सेल्स कैन डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। अगर उनको पता चल जाए कि अच्छा ये पर्टिकुलर सेल जो है वो डैमेज हो चुका है, तो हमें ये सेल को रिप्लेस करना होगा, तो उनको एक स्टिमुलस मिला, ठीक है, उनको एक पूरा इंडिकेशन मिला, उनको एक संदेश मिला कि हाँ भाई आ जाओ नए सेल बनाने हैं, और जो पुराने सेल है वो डैमेज हो चुके हैं, तो वो सेल जी नॉट फेज से निकल कर डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही सही हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका इसमें फर्स्ट वाला, दैट इज ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है, ठीक है। तो आपका इसमें थर्ड वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दी बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स का नंबर, साइज, शेप, ये सभी कौन से स्टेज में अच्छी तरह विजिबल होता है? दैट इज़ मेटाफेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका फर्स्ट वाला। अगला है द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग। तो देखो जो नंबर है क्रोमोजोम्स का वो रिड्यूस कब होगा? रिडक्शनल डिवीजन में होगा ना कम, और रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस वन, मियोसिस वन को ही रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है 4 डिफरेंट स्टेप्स दैट अकर ड्यूरिंग मियोसिस आर गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो 4 स्टेप बता रखे हैं और इनको हमें रीअरेंज करके लिखना है। तो देखिए पहले क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, ठीक है। तो पहला आएगा फर्स्ट, सेकंड वाला फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा, तो ये सेकंड है। और जो थर्ड आएगा वो है लाइनिंग अप ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर। तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं ये लोग इक्वेटर पे आके रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पे, तो ये आएगा थर्ड नंबर पे। और जो फोर्थ है लास्ट वाला, दैट इज़ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, लास्ट में इनका सेपरेशन हो जाएगा, फोर्थ आएगा ये। तो पहले कौन सा है? सेकंड वाला, उसके बाद फोर्थ है, फिर थर्ड आएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऑप्शन सही है? दैट इज़ थर्ड। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स पेयर्ड बाय अ द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसको कहा जाता है बाईवैलेंट। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला। अगला है ड्यूरिंग मियोसिस वन द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट। तो पेयरिंग कब होती है क्रोमोसोम की? जाइगोटीन में, ठीक है, सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले होगी इसमें साइनेप्सिस, देन क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होगा, और एट लास्ट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला। पहले है सेकंड, देन फर्स्ट दैट इज क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन यानी कि थर्ड वाला, फिर लास्ट में है फोर्थ, ठीक है। तो अगला सवाल है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। तो क्रॉसिंग ओवर कब स्टार्ट हो जाती है?
कौन से स्टेज पे, पैकाइटीन में स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें फर्स्ट वाला। तो देखिए अगला सवाल है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटेड। अब देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक है, कि सेग्रीगेशन जो हो रही है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हो रही है। तो अगर होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा हुआ है तो इसमें आंसर आएगा आपका एनाफेज 1। अगर यहाँ लिखा रहता क्रोमेटिड्स, कि भाई क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो रहा है, तो उसमें आपका आंसर आता एनाफेज 2, ठीक है। फिलहाल आपका आंसर सेकंड वाला करेक्ट है। तो अगला सवाल है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स दी विथ स्टेज। तो देखिए जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पूरा अगर ख़त्म हो रहा है तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो माइटोसिस है उसका पहला फेज़ यानी कि प्रोफेज़ वो एंड पे आ चुका है। और प्रोफेज़ अगर एंड पे आ गया है तो स्टार्टिंग किसकी हो गई है, मेटाफेज़ की स्टार्टिंग हो गई है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका इसमें थर्ड वाला, दैट इज़ एंड ऑफ फर्स्ट फेज़ ऑफ माइटोसिस, यानी कि प्रोफेज़ की एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाला करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव। तो देखिए अब मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। और इनके पास जो डीएनए कंटेंट है वो होता है 2C दोनों के पास। और उसके बाद जब मियोसिस 2 होगी तो इस दौरान 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और इनका जो डीएनए कंटेंट होगा वो क्या होगा, CC, ठीक है। तो मियोसिस 1 में ये दो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स बनी है, इनका डीएनए कंटेंट इन हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के कंपैरिजन में ट्वाइस है, यानी कि करेक्ट आंसर आएगा आपका इसमें थर्ड वाला, दैट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। तो थर्ड वाला आपका इसमें करेक्ट हो गया। तो अब अगला सवाल देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, चूज द करेक्ट आंसर। तो कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 से मैच करना है। तो पहला इसमें गिवन है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, ठीक है। तो ए का हो गया फोर्थ। बी है जाइगोटीन, जाइगोटीन में होगा साइनेप्सिस। थर्ड है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन। डी है एनाफेज 2, तो एनाफेज 2 में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है, यानी कि क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो डी का आएगा फर्स्ट। और जो ई गिवन है दैट इज़ पैकाइटिन, तो पैकेटिन में जेनेटिक एक्सचेंज होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगा क्रॉसिंग ओवर। तो ए का है फोर्थ, बी का है थर्ड, सी का है 2 और डी का फर्स्ट और ई का है 5। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया है इसमें पहला वाला। नेक्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इन सभी स्टेटमेंट में से मेटाफेज के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, उसको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला आता है इसमें ऑप्शन, क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर ऑफ सेल। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के इक्वेटर पे लाई हो जाते हैं मेटाफेज में। तो ये सही है, इक्वेटोरियल प्लेट में जाके अलाइन हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट आता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक प्लेस। तो देखो हमने अभी भी पढ़ा था ना कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है अगर उसका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया है, यानी कि जो फर्स्ट फेज़ है वो एंड हो चुका है, ठीक है, यानी कि प्रोफेज़ ख़त्म हो गया है। और प्रोफेज़ के बाद कौन सा फेज़ आता है, मेटाफेज़ आता है। तो यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप के डिसइंटीग्रेशन पे जो फर्स्ट फेज़ है यानी कि प्रोफेज़ वो ख़त्म हो जाता है और अगला फेज़ यानी कि मेटाफेज़ वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी सही है। नेक्स्ट आता है थर्ड ऑप्शन, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड। तो ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं क्रोमोसोम्स, तभी हम उनका साइज़, शेप और नंबर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेटाफेज़ में। तो थर्ड वाला भी सही है। और जो फोर्थ बता रखा है, मेटाफेज़ क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाई सेंट्रोमेयर। तो देखो क्रोमोसोम कैसा होता है, ऐसा दिखता है ना क्रोमोसोम। तो ये तो एक क्रोमेटिड है, ये 1 क्रोमेटिड और ये दूसरी क्रोमेटिड है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती है, ना कि 4 क्रोमेटिड, ठीक है। और ये जो 2 क्रोमेटिड है ये एक सेंट्रोमेयर से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 क्रोमेटिड्स एक सेंट्रोमेयर से जुड़ी हुई होती हैं आपस में। तो ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें फोर्थ वाला, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, हाउ मैनी हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो देखिए मियोसिस 1 में ये सेल है, मियोसिस 1 हुआ और इससे 2 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है।
अब मियोसिस 2 होगा, तो इस टाइम पे हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो मियोसिस 2 के बाद कितने हैप्लॉइड सेल्स मिले हमें? 4 मिले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें सेकंड वाला। सो इसी के साथ आपके जो 45 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं बॉटनी मॉक टेस्ट के। सो थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली, इसकी तरह मुस्कुराते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।